हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग तैयार कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। उसका फर्स्ट पेपर के लिए आपको प्रिपरेशन इसी सेट से हो जाएगी। बिकॉज ये जो वीडियो है ना, इसमें आईसीटी के क्वेश्चंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये तैयार किया गया है वीडियो, ताकि यह सारा मशअप के तौर पर आपको जो है एक जगह मिल जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक, देखिए फरवरी का है तो अगर करंट अफेयर्स आप देखोगे ना, तो ये 1 साल का बोला जाता है करंट अफेयर्स। लेकिन मुझे लगता है कि आपको 1 से 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स आपको देख लेना चाहिए। देखिए, करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज है नहीं, तो ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। नियुक्ति से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थीम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडेक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। बस बहुत ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, आई दृष्टि आता है, उसको आप देख सकते हो। कोई भी आप मैगजीन देख लो 1 साल की, अभी जनवरी में मैगजीन आ जाएगी फर्स्ट वीक के बाद, आप लोग उससे करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कुछ स्टैटिक पोर्शन है जिसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर बताता हुआ चलूंगा। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कहाँ स्थापित हुआ था या स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो कांडला में स्थापित हुआ था, पहली चीज। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो भी आपको याद रखना, 1965 में। ठीक है, 1965 में। 65 का पा आ रहा है, प्रसंस्करण भी आ रहा है, निर्यात प्रसंस्करण, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ कब से, मतलब लागू हुआ? तो ये 1882। ठीक है, आयोग द्वारा पूछा गया, इस वजह से मैंने इसको डाला। ठीक है, तो ये 1882, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? ठीक, तो इसको रट लीजिएगा। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसको रोलिंग प्लान कही जाती है। ये भी हो सकता है कि इसका टाइम पीरियड पूछे, तो ये 1980 से 1985। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी वो 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक, सेकंड की हम लोग जब बात करते हैं तो वो 1956 से 1961 तक चली थी। ठीक, थर्ड हो जाएगा, हर 5 साल के बाद होता है, आप सभी को पता है, तो वैसे भी आप याद कर सकते हो। ये 66 तक चली थी। फोर्थ 1966 से, सॉरी 1966 नहीं, यहाँ पे जो आप देख रहे हो गैप है, देखिए 66 से, यानी 1966 से 1969, ये जो गैप आया है ना, इसको योजना अवकाश बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आया है कि योजना अवकाश किस टाइम पीरियड को बोलते हैं? तो 1966 से 1969 के बीच में। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि योजना अवकाश किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच आया था? तो थर्ड और फोर्थ के बीच में आया था, तो टाइम पीरियड आपको याद करना होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी? ठीक है, तो फिफ्थ पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 तक चली थी, चलना इसको 79 तक चाहिए था, लेकिन 1 साल पहले ही ये खत्म हो गई थी। तो ये जो फिफ्थ यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है, 1 वर्ष पहले ही ये समाप्त हो गई थी। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, पहली चीज़। दूसरा, फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना है उसका मॉडल कभी कभी पूछ लेता है, तो ये हेराड-डोमर मॉडल है। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल आपका सेकंड वाला है। ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, फिफ्थ पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसा पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है? तो ये गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया है ये दिया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऐसे भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो रोलिंग प्लान किसे कहा जाता है? छठी जो पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 1985। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी का क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगर आप पूछोगे कि कंप्यूटर के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 110% आता है। आपका क्वेश्चन मेमोरी बेस आते हैं,
ठीक है, और एक फुल फॉर्म। ये 3 क्वेश्चन, इसके अलावा नहीं पूछा जाता ज़्यादा, ठीक है। चलिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल आप लिख लो, बस ऑड एंड आउट करके होता है ना कि मतलब इसमें से कौन सा नहीं है इसको बाहर निकालिए, वैसे वाले क्वेश्चन आएगा। तो इनपुट डिवाइसेस में आप लिख लीजिए, माउस होता है इनपुट डिवाइसेस, जॉयस्टिक आती है, जैसे जब आप लोग बचपन में गेम खेलते होगे कहीं बाहर जाकर, जहाँ पर वो गेम का पूरा इंस्टॉलमेंट होती है, तो वहाँ पे एक गियर टाइप में होता था ना, उसी को जॉयस्टिक बोलते हैं। जिससे आपका कैरेक्टर होता था गेम का, वो लेफ्ट राइट होता था, है ना, ऊपर नीचे होता था वैसे। स्कैनर आपका आ जाएगा, माइक्रोफोन आ जाएगा आपका, और कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस होता है। आउटपुट डिवाइसेस की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो मॉनिटर आ जाएगा, मॉनिटर मतलब जो स्क्रीन होती है वो, प्रिंटर हो जाएगा, आपका हेडफोन्स हो जाएंगे, प्रोजेक्टर हो जाएगा, और प्लॉटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एक भी आप याद कर लोगे दोनों याद हो जाएंगे, कोई इतना टफ नहीं है। तो इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? माइक्रोफोन है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक भी है, मॉनिटर नहीं है क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर में आपने देखा होगा, एक क्रोम आप यूज़ करते होगे, मोज़िला फायरबॉक्स भी होता होगा, है ना, और हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है। तो ये ब्राउज़र है, ठीक है, ब्राउज़र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउज़र, ठीक। आईपी एड्रेस नहीं है, देखिए आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाता है। फुल फॉर्म के भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। दिसंबर है, देखिए आपका मोटा मोटा 2 मंथ आप मान लीजिए, क्योंकि दिसंबर, सॉरी, ये जनवरी और जनवरी है, एक ही मंथ है ना, एक ही मंथ है। और जो फेब का आपका 1 तारीख होगा, आप उससे आप रिवाइज ही करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो जितना भी आपको पेपर सॉल्व करना है, मॉडल पेपर निकालना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, ये सारा आप लोग 1 जनवरी से स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरोध में चलाया था? ठीक है, ऑपरेशन विजय की बात हो रही है। तो ऑपरेशन विजय जब भी नाम याद आएगा तो आपको कारगिल युद्ध याद करना है, ठीक है। कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध की बात हो रही है तो किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ हुआ था। सन पूछता है तो सन हुआ था 1999, ठीक है, 1999। तो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। ये क्या था? एक प्रकार का कोड था, ठीक है, ये क्या था? एक प्रकार का कोड था, ठीक। पाकिस्तान के विरुद्ध जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके लिए चलाया गया था, ठीक। सन भी इंपॉर्टेंट है, 1999। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किन संगठनों की स्थापना की थी? ठीक है, क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको लिखवाई देता हूँ। देखिए, हिंदू महासभा की जो स्थापना थी ना मदन मोहन मालवीय ने, क्योंकि सन भी पूछा जाता है, 1915। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आपका सिलेबस में क्या है? 1857 की क्रांति से लेके 1947 के बीच में जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें जितने भी स्थापना होगी उसकी क्वेश्चन होंगे, जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक आपका देखिए बीच में जो युद्ध चले थे वो होगा, है ना, 1857 का, वो तो आपको कवर करना ही है। आज़ादी तक का, माउंटबेटन योजना, जितनी भी योजनाएं थी वो सारा आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है, ठीक। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी मदन मोहन मालवीय ने, ठीक। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना की थी 1916 में। कभी कभी क्रोनोलॉजी के तौर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिखा है भारत धर्म महामंडल, तो इसकी जो स्थापना थी ये किया था पंडित दीनदयालु शर्मा ने, ठीक है। कब किया था? 1887, ठीक। इसका राइट आंसर है 1 और 3, यानी 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। टाइम याद कर लीजिएगा, BHU 1916, हिंदू महासभा 1915, ठीक है। और जो भारत धर्म महामंडल है पंडित दीनदयालु शर्मा। आप ऐसे याद कर सकते हो, धर्म की बात हो रही है, धर्म में, हर धर्म में काफ़ी दयालुता दिखती है, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है, 1987। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। बिल्कुल बनाई, स्वराज पार्टी बनाई, ठीक है, इन्हीं दोनों ने मिलकर, ठीक। इसमें पूछ रहा है
ऑप्शन देखिए क्या है, स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। स्वराज पार्टी बनी कब? बनाई तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, लेकिन बनी कब? तो ये जनवरी 1923 में बनी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी सन पूछा जाता है। तो 1 अगस्त 1920, ये आपको याद करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है, तो ये 6 अप्रैल 1930। भारत छोड़ो आंदोलन कब था? 9 अगस्त 1942 था। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद ही बनाई जाएगी। स्वदेशी आंदोलन का भी आपको टाइम पीरियड याद करना ज़रूरी है। ये 7 अगस्त 1905। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था ना, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। तो स्वदेशी आंदोलन के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। स्वराज पार्टी 1923, जनवरी 1923। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत छोड़ो 1942 है, और असहयोग आंदोलन 1920, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच या फ्रांसीसी भी लिख के आ सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस सन में हुआ था या कब हुआ था? यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो गठन हुआ था 1664 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए थोड़ा सा याद कर लेते हैं। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1602 ऐसे याद कर लीजिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1664 में फ्रेंच या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, याद कर लीजिएगा ये। एक और है, 1731 में स्वीडन की जो थी कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 में, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, 1602, 1616, 1664, 1731, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है, तो ए से आप लिख लो, ठीक है। डच का आप लोग डी लिख सकते हो, डेनिश का भी आप लोग डी लिख सकते हो। उसके बाद फ्रांसीसी का एफ लिख सकते हो, और स्वीडिश का एस लिख सकते हो। कैसे याद करोगे? एड एफएस, ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है ना कभी कभी। आजकल का जो ट्रेंड है, अगर टफ बनाना होगा तो क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, ठीक है। तो एड एफएस से आप याद कर सकते हो। इंग्लिश आपका डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी क्या है? ये तो इजी क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी। देखिए दक्षिण अमेरिका इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है, कभी कभी आकार पूछ लेता है। तो जो इसका आकार है ना, ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है त्रिभुजाकार, ठीक। और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसको पक्षियों का भी महाद्वीप बोला जाता है, पक्षियों का महाद्वीप भी बोला जाता है। तो ऐसे याद कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग में आता है? हुंड्रू जलप्रपात पूछा जाएगा, तो ये स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू जलप्रपात से संबंधित है, पहली चीज़। इसका जो राज्य पूछा जाएगा, तो राज्य अगर आ जाए तो राज्य है झारखंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन कहता है स्कूली शिक्षा प्रत्येक भारतीय का अधिकार बन चुका है। बिल्कुल बन चुका है, अधिकार है। जैसे आपको पता है 6 से 14 वर्ष के सभी जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा और कंपलसरी उनकी शिक्षा है। कारण में देखिए कहता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया जा चुका है। देखिए कथन और कारण को सॉल्व कैसे करते हैं, आप इसमें कथन पढ़िए, उसके बाद क्योंकि लगा दिया करिएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कथन और कारण दोनों सही हैं, उसमें अगर आप क्योंकि लगा दो और आपको लग रहा है कि एक सही सेंटेंस बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए हमेशा सही होगा, कि सही व्याख्या करता है। क्योंकि लगाने के पर अगर मान लीजिए आपका कारण सही नहीं दिख रहा है, इसका ये मतलब होगा कि कथन और कारण तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब कैसे? स्कूली शिक्षा प्रत्येक भारतीय का अधिकार बन चुका है, क्योंकि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया जा चुका है, इसीलिए तो मौलिक अधिकार बन चुका है, ठीक है। तो पहले बात तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है उसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 21 का में, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, शिक्षा का अधिकार, ठीक, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और कंपलसरी यानी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, पहली चीज़।
इसमें अमेंडमेंट हुआ था, ये किस संविधान संशोधन के तहत इसमें ऐड किया गया था, इसको मौलिक अधिकार का दर्जा मिला था शिक्षा के अधिकार को, तो ये हुआ था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, मौलिक अधिकार का दर्जा मिला था शिक्षा के अधिकार को। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल है इसका 108, आर्टिकल है 108। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, प्लीज़ बताइएगा। लोकसभा राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है यानी जॉइंट सिटिंग जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, कमेंट करिएगा प्लीज़ अगर आपको पता है तो। ठीक, चलिए देखिए ये जो 110 है इसका आर्टिकल ये धन विधेयक की परिभाषा को दिखाता है, धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, और 85 आप देख सकते हो, 105 से तो कोई रिलेशन नहीं है। देखिए ज़्यादा कुछ 85 कभी कभी आ जाता है क्योंकि संसद के सत्र के बारे में इसमें डिस्कशन है, सत्रावसान का डिस्कशन है एवं विघटन का डिस्कशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है, किस आर्टिकल के तहत, तो ये है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 60 में शपथ से संबंधित है राष्ट्रपति की, है ना, तो ऐसे याद हो जाएगा, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा और आने के चांसेस क्यों हैं कोई भी वनडे एग्जाम में, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल 32। ठीक, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया था। क्या यूज़ किया था आप लोग कमेंट करिएगा, एक सेंटेंस बोलवा था भीमराव अंबेडकर ने, संवैधानिक उपचार का अधिकार। भीमराव अंबेडकर अभी न्यूज़ में रहे थे, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रोवाइड करता है 5 प्रकार के रिट जारी करने के लिए। जैसे आपको पता है बंदी प्रत्यक्षीकरण था, परमादेश था, प्रतिषेध था, उत्प्रेषण था और अधिकार प्रेषण था। ठीक है, तो 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट को जारी करने की शक्ति कौन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 32, जिसको संवैधानिक उपचार का अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना रामसर साइट निम्न में से कौन सा है। सबसे पुराना रामसर साइट चिल्का झील है। कौन सी है, चिल्का झील। तो ये तो ऐसा कुछ है नहीं। चिल्का झील क्या है, खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है, कमेंट करिएगा। ठीक है, 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते थे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत ने कितने पदक जीते थे, तो भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे, जिसमें टाइप भी पूछा जा सकता है कि कितने स्वर्ण, कितने रजत, कितने कांस्य थे। तो अगर गोल्ड की बात करते हैं तो 0 गोल्ड था, सिल्वर की अगर बात करते हैं हम लोग तो 1 सिल्वर था, और अगर ब्रॉन्ज मेडल की बात करते हैं तो ये 5 थे। तो टोटल जो आ रहा है 6 पदक जीते थे भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ठीक है, यहाँ नवंबर 2024 तक की बात हुई है, इस वजह से इसको ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर है जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रयान 4 से संबंधित कि चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया। तो भारत और साथ में कौन काम कर रहा है इसके लिए, जापान काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, न्यूनतम। देखिए कोयला तो करता है बिल्कुल, मिट्टी का तेल भी करेगा, डीजल भी करेगा, हाइड्रोजन नहीं करता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं होता है। तो ये सारे जो उपकरण है आपका, इनका यूजेस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो जो बैरोमीटर है इसमें लिख लीजिएगा, ये वायुमंडलीय दाब को मेज़र करता है। सिस्मोग्राफ
भूकंपीय तरंगों के से संबंधित है, ठीक है, भूकंप से संबंधित सिस्मोग्राफ। हाइग्रोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये हवा की आर्द्रता, आर्द्रता बोलिए या इसको नमी आप लोग बोलिए, ठीक है, उसको मेज़र करता है। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? गैल्वेनोमीटर देखिए जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसको धारा बोलते हो आप लोग, उसकी डायरेक्शन को मेज़र करता है या फिर उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी को मेज़र करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का पर्यावरण से तो कोई लेना देना है नहीं, तो इसका मतलब कौन सा उपकरण नहीं यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखिए, बैरोमीटर क्या कर रहा था? वायुमंडलीय दाब। सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता या नमी से, ठीक। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति इसका राइट आंसर हो, ज़्यादातर लोगों को पता है। सबसे बड़ा ग्रह भी कौन कहलाता है? कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 20 और 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था ना 21, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज करिए कि आपातकाल लग चुका है, इमरजेंसी लग चुकी है, तो दो सारे तो आपके मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं, पर दो नहीं होते स्वतः समाप्त। तो ये कौन है? आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? यानी प्रेस की स्वतंत्रता, इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो इससे संबंधित है आर्टिकल 19, ठीक है। ये शिक्षा का अधिकार था, अभी आपको बताया। 19 आर्टिकल ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई होगा तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, अगर हो सके तो कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।